नमस्कार दोस्तों, भारत डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीपीएससी के द्वारा जो आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एग्जाम के लिए फॉर्म निकाला गया है, उसके सीरीज के अंतर्गत दूसरे सीरीज में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा आज का जो पूरा का पूरा फोकस होगा लेक्चर का, वो आरएफओ के अभ्यास क्रम से रिलेटेड कितने प्रश्न आ सकते हैं, किस टॉपिक से, संभावित प्लस माइनस हो सकता है, और मेरिट कहां तक जा सकता है, उसके आधार पर आप अपनी सेफ मेरिट अभी पेपर के पहले कि इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, संभावित प्रश्न जो आने वाले हैं, कितने आ सकते हैं नंबर, और मेरिट कितना जा सकता है, ये सबसे लास्ट में बताएंगे। जो अंत तक टिकिएगा वही जो है कुछ अच्छा लेकर जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम बीच में खड़े हो गए। आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सीरीज का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर हमारा क्या था, फॉर्म पे रिलेटेड। अब दूसरा लेक्चर अभ्यासक्रम पे रिलेटेड। आरएफओ अभ्यास क्रम संबंधित माहिती, सिलेबस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और उस सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में आज हमारा पूरा फोकस रहेगा आरएफओ के पेपर 1। हालांकि जीपीएससी में हम किए हैं एक्सप्लेन, जो इसके पहले सीरीज लेकर आए थे, लेकिन कई नए लड़के फॉर्म भर रहे होंगे, उनको जानकारी चाहिए, और पुरानों को भी आपको पता है कि जब हम कुछ दोबारा लेके आते हैं तो नया होता है, तो कुछ नई जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभ्यास क्रम से संबंधित जो माहिती है उसको हम लोग लेते हैं। उसके पहले एक बार फिर याद दिला दें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट कौन सा है। एक डेट तो अभी जो चल रहा है वो है 10 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर, जिसके बीच में आपको फॉर्म भरना है 1 बजे दिन तक, 1 दिसंबर को। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट डेट है। कैसे फॉर्म भरिएगा, क्या उसके बारे में विगत है, वो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसमें हमने सब कुछ डिटेल से बताया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स फर्स्ट, क्योंकि वो पास करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो वो है हमारा 4 अप्रैल 2021, और आज जो ये वीडियो शूट हो रहा है, ये तारीख है 17 नवंबर। तो 17 दिसंबर, 17 जनवरी, 17 फरवरी, 17 मार्च, 4 महीने। उसके बाद का समय इसलिए नहीं गिनिएगा कि वो रिवीजन का टाइम होता है। तो 120 दिन में आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, और ऐसे तैयार करना है कि आप सेकेंड डे से कंफर्म रहिए कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट डे है वो है जून 2021। अप्रैल में एग्जाम लेगा, जून में जाकर के रिजल्ट देगा। और लिखित परीक्षा 24 जुलाई, 25 जुलाई और 1 अगस्त को है, यानी पहला लिखित परीक्षा 24 जुलाई को है। तो अगर आप हार्डली 10 अप्रैल तक यदि कंफर्म नहीं होते हैं, मन इतना आपका सही हुआ हो, तो आप यदि रिजल्ट के बाद कंफर्म होंगे कि जून में मेरा रिजल्ट आएगा तो मेंस देखेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर सब कुछ आ जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल को तक, माने इतनी तैयारी अभी से प्रीलिम्स की करनी है कि 10 अप्रैल को अपने 10 हम इसलिए कहे प्रोविजनल आंसर की दे देगा तो एकदम कंफर्म हो जाएंगे, अरे 2-4 आगे पीछे होता है, जो आंकड़ा बताएंगे उतना मार्क यदि आपका हो रहा है तो आप कंफर्म हो जाएंगे। तब 10 अप्रैल से 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, फिर भी 3 महीने ही मिलेंगे आपको। तो थर्ड इंपॉर्टेंट डे, ऐसे फोर्थ इंपॉर्टेंट डे है मुख्य लिखित परीक्षा, जो कि 24 जुलाई को है। प्रीलिम्स का रिजल्ट जून में है। जो लड़का रिजल्ट देख करके तैयारी करेगा उसका ये एग्जाम नहीं क्लियर होगा मेंस का। अब आइए मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम, यानी अब कोई पहले से पढ़ रहा है तो नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब कोई 17 से जीपीएससी मेंस दे रहा है, बार बार दे रहा है, अब उसके लिए नहीं है ये वीडियो, उसके लिए है जो बिल्कुल अभी नए तरीके से सोच रहे हैं, जो मेंस एक बार भी नहीं पढ़े हैं, उनकी बात कर रहे हैं। मेंस का परिणाम आएगा अक्टूबर 2021 में और रूबरू मुलाकात आपको नवंबर में बुलाया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, यानी आप दिसंबर 2021 में अपने को मान के चलिएगा कि लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें। अब प्रारंभिक परीक्षा जो आप देंगे उसका या पूरी परीक्षा पद्धति जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले प्राथमिक कसौटी होगा जिसको प्रीलिमिनरी एग्जाम कहा गया है, ये 400 मार्क का होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा 850 मार्क का होगा, 850 गुण होंगे। मुख्य परीक्षा के अंदर 2 भाग होंगे, लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व कसौटी। लिखित परीक्षा 750 गुण के होंगे और व्यक्तित्व कसौटी 100 गुण के होंगे। प्रीलिम्स परीक्षा का नंबर आपके इधर नहीं जुड़ेगा, इसमें केवल पास करना है, क्वालिफाई करना है लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा देने के लिए। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करिएगा तो इंटरव्यू देने मिलेगा और दोनों का मेरिट मिला करके उसके बाद आपको मेंस देने मिलेगा। भाई फाइनल मेरिट में आपका नंबर आएगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में मिला करके जितना मार्क आया उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। अब आइए प्राथमिक कसौटी जो 400 गुण का है उसमें क्या क्या है। तो सामान्य अभ्यास 200 गुण पेपर 1, प्रश्नों की संख्या 200, गुण की संख्या 200, यानी 1 मार्क का 1 प्रश्न और समय मिलेंगे आपको 3 घंटे। सामान्य अभ्यास 2 200 गुण, प्रश्नों की संख्या 200, कुल गुण 200, यानी 1 मार्क का 1 प्रश्न, समय मिलेंगे 3 घंटे। 3 घंटा मिलने से खुश नहीं होना है। पहला 3 घंटा तो बड़ा अच्छा से बीतता है, अगला 3 घंटा बड़ा कष्टप्रद हो जाता है, थक जाता है इंसान। तो दोनों ही है इसके, प्लस माइनस दोनों, कि हमको परीक्षा में प्रश्न पढ़ने का भी समय मिलता है, एक पॉजिटिव बात है। हम सेकंड हाफ में थक जाते हैं, ये दूसरा बात है। अब हम लोग आगे बढ़े। अब हमारा ये जो जीएस का पेपर 1 है, आज थोड़ी सर्दी हो गई है तो थोड़ा बीच बीच में डिस्टरबेंस आ सकता है, सॉरी इसके लिए। बहुत तेज तबीयत खराब है, फिर भी ये आपका सीरीज करने के लिए हम अहमदाबाद से भावनगर आ गए हैं कि नहीं, बच्चों का टाइम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो सामान्य अभ्यास 1 200 मार्क का जो है और सामान्य अभ्यास 2 200 मार्क का। अब जरा देखिए कि उसमें क्या पहले सिलेबस में कहा है। तो पहले हम लोग सामान्य अभ्यास पेपर 1 के बारे में देखें, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक जो है आपका दिया है इतिहास। एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं जिससे कि दोनों एक साथ,
पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको ऊपर ऊपर पहले क्या पढ़ना है। सामान्य अभ्यास पेपर 1, और सामान्य अभ्यास पेपर 2। ठीक है, पहला है। अब हिस्ट्री में क्या पढ़ना है ये आगे जानेंगे, पहले जाने कि हमारा पहला सिलेबस है इतिहास। आज यही फोरकास्ट करेंगे आपको, जो लास्ट तक रुकिएगा कितने प्रश्न आ सकते हैं देखिएगा, उसके ही आसपास घूमेगा। दूसरा, सांस्कृतिक वारसों। तीसरा, भारतीय राज्य व्यवस्था। और चौथा, सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो पेपर 1 में तो ऊपरी तौर पे कोई बदलाव नहीं है जो जीपीएससी में है। अब अंदर सिलेबस में बदलाव हो सकता है या नहीं, वो अभी आगे देखते हैं, लेकिन जो जीपीएससी में है वही इसके अंदर है। पेपर 2 में देखते हैं। अर्थतंत्र अने आयोजन। भूगोल। विज्ञान अने टेक्नोलॉजी। वन अने पर्यावरण। और करंट अफेयर्स, सांप्रत प्रवाहों। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि पेपर 1 में तो कोई बदलाव नहीं है। यही 4 टॉपिक है, इतिहास, सांस्कृतिक वारसा, भारतीय राज्य व्यवस्था, बौद्धिक क्षमता। इसमें से 200 मार्क होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें अभी से एक मोटा मोटी अंदाज लगा लीजिए कि मोर और लेस जो जीपीएससी का पैटर्न चल रहा है कि किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में ही फोकस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मेरिट भी और कितना मार्क्स जा सकता है, कितने क्वेश्चन किसमें से आ सकते हैं। तो पेपर 1 में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। पेपर 2 में एक ये एक्स्ट्रा डाला है, वन अने पर्यावरण। इस पर तो अकेला वन एवं पर्यावरण पे तोमर सर आपका 1 घंटे का एक पूरा फुल सिलेबस समझाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करने जा रहे हैं कि अभी ही पता चलता है जब कुछ नया आता है कि किसके पास ज्ञान है या कौन मतलब कि खोजता है अपने बच्चों के लिए। आज जो है इस पर जब 2 प्रश्न आ जाएगा 2 बार, तब तो सब होशियार बनने लगेगा। सबसे बड़ा चीज यही है, आज सब जीपीएससी जानकार लोग हो गया है। कोई इंजीनियर होकर के इकोनॉमिक्स का जानकार हो गया, कोई डॉक्टर हो पॉलिटी का जानकार हो गया, ठीक है ना, कोई केमिस्ट्री पढ़ करके हिस्ट्री का जानकार हो गया, सब जानकार हो गया है। लेकिन अभी इस पर चर्चा करने वाले लोग आए ना मैदान में, हम इसलिए ही जानकर धीरे धीरे पीछे ले जा रहे हैं। ये एकदम चौथी में आएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा सीरीज में पेपर 2 का जनरल, वो जो इंतजार कर रहे हैं पहले तोमर सर बोले, फिर हम देख करके उसमें से अच्छा गुजराती बना के बोलेंगे। तो ये वाला केस में तो तोमर सर पानी पिला देते हैं, ध्यान रखिएगा। और तोमर सर इसलिए डिले कर रहे हैं कि एक बार आ जाओ, पहले बोल तो दो, तब पता लगेगा कि तुम कितना ऊपर ऊपर बोले हो।
ये दोनों की लड़ाई है दोस्तों इस बार। और यही चीज है कि आप जरा समझिएगा कि जो चीज तोमर सर 2017 में समझाए हैं वो बाकी लोग आज समझा पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि तोमर सर हमेशा जल मंडल में समुद्र ही पढ़ाए हैं, ठीक है ना। कभी भी जल मंडल में क्या कहते हैं तोमर सर आपके नदी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप क्या करिएगा, बहुत बहुत नया नया थ्योरी आता है, हो सकता है न्यू थ्योरी आ गया। और कभी भी पॉलिटी में आपके तोमर सर गप नहीं मारे हैं। वो गप मारने से क्वेश्चन नहीं पकड़ाता है दोस्तों, आर्टिकल लिख करके उसकी व्याख्या करनी होती है। वो जो कहानी सुनाने लगते हैं ना, बस वो सुनते समय क्योंकि वो मालूम ही नहीं है ना, लॉ पढ़ेगा तो न पता होगा कि उस कानून में उस लाइन का भाषा क्या हो कहता है। और आप प्रश्न देख रहे हैं ना, आर्टिकल को सीधा उठा करके दे रहा है जीपीएससी, इसलिए बड़ा बनना बहुत आसान है, ठीक है ना। हम बहुत जानते हैं बोलना बहुत आसान है, लेकिन समय पर यही है। और वन पर्यावरण पर अकेला बोलूंगा दोस्तों, एक टॉपिक आएगा उस दिन, हेडिंग होगा वन पर्यावरण, सबसे लास्ट होगा, ये भी बता रहे हैं। जरा बाकियों को बोलने तो दीजिए, जरा देखिए तो कितने दिन तक ये नहीं बोल पा रहे हैं। आप बोलते हैं तो फिर तोमर सर बोलेंगे, तब देखिएगा कि कितना सुपरफिशियल बोला है। तो वो चौथा सीरीज होगा वन एवं पर्यावरण। इसके बाद अगला पेपर 2 होगा, जिसमें केवल पर्यावरण को छोड़कर बाकी 2 पे चर्चा होगी। तो चलिए, एक वन एवं पर्यावरण अलग है और इसमें 5 टॉपिक डाल दिया है, तो इसलिए प्रश्नों के नेचर में कुछ हेर फेर हो सकता है, नेचर का यानी संख्या में। तो ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब आपको सब कुछ पता चल गया। अब देखते हैं कि इतिहास के अंदर 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। प्राचीन भारत, अर्वाचीन भारत। इसका मतलब जीपीएससी में तो मध्यकालीन भारत के 2-3 टॉपिक थे, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, भक्ति और सूफी आंदोलन। यहाँ पर मध्यकालीन भारत रखा ही नहीं है। तो प्राचीन भारत और अर्वाचीन भारत और गुजरात नो इतिहास, यानी इतिहास में जो लोग स्पेशल आरएफओ का तैयारी कर रहे हैं उनको ये 3 करना है। यही 3 एसटीआई में भी है, यही 3 पीआई में भी है और यही 3 डीवाईएसओ में भी है। लेकिन जब जीपीएससी क्लास 1-2 में जाते हैं तब मध्यकालीन भारत आ जाता है। इसीलिए कई लोगों को देखिएगा बधान तैयारी एकज, अरे एकज कैसे हो सकता है। हाँ, ये जरूर है, क्लास 1-2 का जो तैयारी जम कर लेगा वो सब परीक्षा को दे सकता है। तो ये बोलो ना। तो एसटीआई का जो तैयारी करेगा उसको कुछ छूटेगा क्लास 1-2 के समय, उसको फिर से पढ़ना पड़ जाएगा। डीवाईएसओ का जो तैयारी करेगा होने के बाद दोबारा अगर वो जीपीएससी देना चाहेगा तो उसको कुछ ना कुछ छूटेगा, प्री में भी मेन में भी। लेकिन जो एक बार जम के जीपीएससी का पूरा सिलेबस कर लेगा उसका कुछ नहीं छूटेगा। आज जो आईएएस का कर लेगा उसमें गुजरात खाली जोड़ लिया, कितनी बार गुजरात 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 गुजरात, गुजरात का इतिहास, गुजरात की संस्कृति, गुजरात का भूगोल, गुजरात का इकोनॉमी प्लस करंट, खत्म। तब उसका कुछ और भी नहीं कुछ छूटेगा। इसलिए बड़े से नीचे की तैयारी की जाती है। ये नहीं कि पीआई कर लेंगे तो क्लास 1-2 हो जाएगा, नहीं होगा, वहां मध्यकालीन भारत नहीं है। हाँ, क्लास 1-2 करेंगे ना तो पीआई हो जाएगा। तो आइए, प्राचीन, अर्वाचीन और गुजरात का इतिहास। सांस्कृतिक वारसों में भारत नो सांस्कृतिक वारसो और गुजरात नो सांस्कृतिक वारसो, ये 2 करना है आपको। अब आइए, भारतीय राज व्यवस्था के अंदर 5 टॉपिक है जो आपको करना है। बंधारण, पंचायती राज, जाहिर नीति अने शासन, अधिकार अने संलग्न मुद्दाओं, अधिकार से रिलेटेड
मुद्दे અને अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो। सामान्य बौद्धिक क्षमता में रीजनिंग और गणित, ये है आपका सिलेबस का ब्रेक 1, जो 1 ब्रेक किए पेपर 1 का। पेपर 2 अर्थतंत्र, जिसमें भारतीय अर्थतंत्र और गुजरात का अर्थतंत्र पढ़ना है। भूगोल, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल जिसमें भारत, विश्व और गुजरात, सामाजिक भूगोल जिसमें भारत, विश्व और गुजरात, और आर्थिक भूगोल जिसमें भारत, विश्व और गुजरात। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और जनरल साइंस भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं। और वन और पर्यावरण, देखिए दोस्तों उसका सिलेबस भी देखिएगा। 2017 में, अब उस समय तो हम YouTube पे नहीं आते थे, जब ये फॉर्म निकला था, हम पहला आदमी थे कहने वाले कि भारत के इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, गुजरात से कम आएगा, और संस्कृति में गुजरात से ज़्यादा आएगा, भारत से कम आएगा। हम पहला आदमी थे बोलने वाले। तब लोग मजाक उड़ाता था कि अरे GPSC है गुजराती। अरे भाई पहले सिलेबस देखो, 22 टॉपिक इतिहास में है टोटल सिलेबस, अभी देखेंगे आगे, अब इसमें भी दिखाते हैं। 22 में से कितनी जगह गुजरात लिखा है पहले उसको देखो और उसका रेशियो निकालिए। और उसी तरह सांस्कृतिक वारसों में कितनी जगह गुजरात लिखा है, तो ज़्यादा जगह गुजरात लिखा है उसमें। तब सिलेबस का जो है अध्ययन किया जाता है। और जब प्रश्न आया भारत से इतिहास में ज़्यादा और कल्चर में, तब बाकियों को पता चला करे ये तो मामला गड़बड़ा गया। और अब सब कौवा काँव काँव कि नहीं नहीं यही बात सही है, और 17 में मजाक उड़ाता था। तो ध्यान रखिएगा, वन एवं पर्यावरण के सिलेबस को देखिए जितना ब्रेक किया है, और वही ना दिखाएंगे आपको। कम प्रश्न नहीं आएंगे उसमें से, 10-5 में काम नहीं चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आज इंतजार करिए, अंतिम में आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। इसलिए आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वन एवं पर्यावरण को। और अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो सिलेक्शन में, जैसे इस बार दिवाली के बाद अगला दिन धोखा हो गया, उसके बाद ना नया साल हुआ तो धोखा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे देखें, वन एवं पर्यावरण। रोज बरोजना बनावो जिसमें भारत, विश्व और गुजरात पूछा जाएगा। ये सिलेबस का एक मोटा मोटी एनालिसिस हुआ। अब अंदर प्रवेश करते हैं, भारत के इतिहास में हमको क्या पढ़ना है। गुण 200, प्रश्नों की संख्या 200, समय 180 मिनट, सामान्य अभ्यास A, इतिहास में हमने अब ब्रेक किया कि प्राचीन भारत में आपके सिलेबस में क्या लिखा है। तो पहले लिखा है हेडिंग सिंधु खीनी सभ्यता। सही बात है, ना तो इसमें भारत लिखा है ना तो इसमें गुजरात लिखा है, दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सिंधु खीन सभ्यता में ना तो गुजरात लिखा है ना तो भारत लिखा है, तो इसका मतलब दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम गुजरात का एग्जाम दे रहे हैं। लाक्षणिकता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की क्या क्या लाक्षणिकता है दिमाग में दौड़ाइए। नगर योजना सबसे बड़ी लाक्षणिकता, तो लाक्षणिकता में वो पूछेगा। देखिए सांस्कृतिक इतिहास, कला, धर्म, समाज ये दे दिया है। उनका अर्थतंत्र, वो भी एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी पूछेगा। कला, धर्म, सांस्कृतिक इतिहास, समाज दे चुका है। सिंधु सभ्यता में पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया था, वो भी उसकी लाक्षणिकता है। तो उसकी जो जो लाक्षणिकताएं थीं नगर योजना से लेकर के, वो यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। स्थल, आप पिछले 3 साल के प्रश्नों को देखिए GPSC क्लास 1-2 का। सबसे ज्यादा अगर परेशान करता है तो स्थलों का प्रश्न, और हर बार एक आता ही आता है, हर बार एक आया है। आप देख लीजिएगा मिला के। कोई आदमी आपको कह देगा कि हम सौंथी और सिसवल पढ़ाए थे, काहे बेवकूफ बना रहे हो यार। जब तक प्रश्न नहीं आया था तुमको मालूम था कि सौंथी सिसवल क्यों पूछा,
पहले ये तो पता होना चाहिए। झूठे बोल दिए कि हम पढ़ा दिए। ये सबसे बड़ा प्रवृत्ति गलत है जिसको हम अनैतिक मानते हैं। कुछ भी बोल दिए कि ये तो ऐसे था। अरे भाई, अपना बैकग्राउंड देखे हो हिस्ट्री के बारे में? वो 4 लाइन रट लेने से इतिहास नहीं जान लेता है, या 4 लाइन रट लेने से संविधान नहीं जान जाइएगा। वो लक्ष्मीकांत जी की किताब पढ़ लेने से आप संविधान के विशेषज्ञ नहीं हो जाइएगा। संविधान का विशेषज्ञ बनने के लिए ओरिजिनल संविधान में दिमाग लगाना पड़ता है। जब आप ओरिजिनल संविधान देखिएगा ना, तो लक्ष्मीकांत जी की किताब आधी लगने लगेगी। इसलिए भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं, ओरिजिनल संविधान में एक बार दिमाग लगा के देखिए, तब पता चल जाएगा कि कितना आपको जो है अभी भी उस किताब के पढ़ने से कम नॉलेज। फिर उनके किताब का शिकायत भी नहीं हम कर रहे हैं। उन्होंने ये थोड़े कहा है कि मैं आपको संविधान ओरिजिनल दे रहा हूं। भारतीय राज व्यवस्था उन्होंने लिखा, उसको चैप्टर में बांट करके ऊपर ऊपर जितना लिखना था वो लिख दिया। आपको एक राज व्यवस्था का समझ हो गया। लेकिन उससे आप संविधान के ज्ञाता हो जाएंगे, नहीं हो सकता है दोस्तों। उसके लिए तो एकदम देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 1 का भाषा क्या कहता है, तभी आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो ये स्थल में आजकल कुछ नया कर रहे हैं ये लोग। वो पुराना चीज को भूल जाइए कि कालीबंगा क्या आवेल छे, ठीक ना, हड़प्पा कौन नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता कौन है, पढ़ के जाना है, परीक्षा है, सब कुछ। ये आजकल आपको अखबारों के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, और वो मेरा काम है टीचर का। कुछ ऐसे साइट्स, स्थल जो खोजे तो गए हैं, हड़प्पा में 2500 स्थल हैं, जिनमें से कम 25 से 30 स्थल को तो डिटेल्स तोमर सर पढ़ाते हैं, एक एक स्थल को जो ऐप में है। लेकिन कहां 2500 और कहां 25? तो इसलिए ये जो प्रश्न नया आ रहा है, अभी बिहार, ये जीपीएससी ही नहीं दोस्तों, अभी जस्ट 1.5 महीना पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ है। वहां भी स्थल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। 4 स्थल है और इधर 4 राज्य का नाम है। एक भी स्थल ना तो केसी श्रीवास्तव में है। आप देख लीजिए, हम बायस्ड आदमी नहीं है, ना तो केसी श्रीवास्तव में है, ना ही किसी के गाइड में। वो स्थल जो नए खोद काम हो रहे हैं और उसमें जो अखबार में आ जा रहा है, उसको ये लोग पूछ रहे हैं। और उसका पुराने स्थलों के साथ अगर कोई कोरिलेशन है, जैसे सिसवल और सौंथी के बीच अगर कोई कोरिलेशन उसके लेख में लिखा हुआ हो, तो वहां से प्रश्न आ रहा है। तो चिंता नहीं करिएगा। जैसे अभी एक हरियाणा में खीरी जलाब जगह है, बड़ी चर्चा में है, हो सकता है आ जाए आपको। तो अभी जो हम लोग STI का पेपर टेस्ट सीरीज रखे हैं भारत डिजिटल क्लास पे, उसमें प्राचीन भारत का पेपर जो मैंने बनाया है, उसमें 2 बार ऐसे स्थलों को हमने रखा है जो 1 साल के अंदर कभी हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन में उनका चर्चा हुआ था, उसको हमने रखा है। अब जरा हाथ पैर मारिए तो, अरे समझ होना चाहिए ना। ये झूठे थोड़े कि हम हड़प्पा में PhD कर लिए हैं, नहीं होगा। तो स्थल में जो पुराने आप पढ़े हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, ये जितना पढ़ते हैं मेन में, उसके अलावा ये टीचर का काम है, ये स्टूडेंट का काम नहीं है कि वो जब क्लास में खड़ा हो तो पिछले 1 साल का उसके पास कहीं न कहीं अखबार का वो कटिंग दिमाग में हो और वो बताए कि देखो ये स्थल अभी चर्चा में है, इसको पढ़ लेना, यहाँ पर ये आएगा। यही तो फर्क है तोमर सर के इतिहास और बाकियों के इतिहास में। अब कहता है समाज, ये तो सिंपल है। सांस्कृतिक इतिहास, कला और धर्म, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसी लाक्षणिकता में आपको
स्नानागार पूछेगा, अन्नागार पूछेगा, डॉक यार्ड पूछेगा, इस सब इसी में आ गया। ये था सिंधु खीन की सभ्यता। अब आइए वैदिक युग, सीधा कहता है, ना तो कहा कि पूर्व पढ़िए, ना तो कहा कि उत्तर पढ़िए, पूरे पढ़िए। तो वैदिक एज को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दरअसल मनुष्य के जीवन में 1000 BC में लोहा मिला, और लोहा मिलने के कारण उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। तो संभवतः यह माना जाता है कि आर्यों का आगमन 1500 BC में भारत में हुआ, और 1500 BC से 1000 BC के बीच वो बिना लोहा के अपना जीवन बिताए। तो उस फेज में जो उनका समाज था, जिस धर्म को वो माने, क्योंकि लोहा के नहीं मिलने से उनका रहन सहन, जीवन शैली अलग तरह का था। और जब लोहा मिल गया तो उनका सब कुछ परिवर्तन हो गया। एक सबसे बड़ा परिवर्तन देख लीजिए, जब लोहा नहीं मिला था तो लकड़ी के हल और उसमें कांसे का फाल लगा देंगे या तांबे का, और उससे जुताई करेंगे तो मिट्टी ज्यादा नहीं पलटेगा। तो मिट्टी की फलद्रुपता कम पलटने के कारण उतनी नहीं रहेगी। तो जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था, उतना ही खेती करना आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आता तो है लेकिन लोहा नहीं है, तो हल तेज नहीं, गहरा नहीं जुताई होगा। ऑटोमेटिक है कि खेती पे ध्यान कम हो, और खेती पे ध्यान जब कम होगा तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो करिएगा। दूध चाहिए ना, तो पशुपालन। इसलिए पूर्व वैदिक काल में लोग पशुपालन करते थे ज्यादा, खेती पर कम ध्यान देते थे। कारणों के साथ इतिहास पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं। लोहा मिलते ही, जैसे ही लोहा के मिलने से मिट्टी की गहरी जुताई शुरू हुई, मिट्टी पलटा, अचानक उनका खेती में उपज बढ़ गया। इसीलिए पूर्व वैदिक काल में 1-2 फसल का नाम आता है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में फिर कई प्रकार के फसलों का नाम आने लगा। तो उनका जो है अब सारा चीज खेती पे फोकस हो जाएगा। लेकिन पशुपालन इसलिए नहीं छूटेगा कि उस समय मशीन नहीं है कि ट्रैक्टर से खेत जोत लेंगे। तो कृषि में पशुओं की भूमिका है, हल जोतना है, अनाज लेकर के घर आना है, तो खेती प्लस पशुपालन उनके जीवन का महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। एक परिवर्तन देखिए, लोहा मिलने के पहले और लोहा मिलने के बाद। ऐसे कई परिवर्तनों को हम लोग पढ़ेंगे, और ये तो वीडियो मेरे ऐप में शूट हो चुका है। भारत डिजिटल क्लास पे IS फुल पैकेज के अंदर मेरे 4 सब्जेक्ट का आपको ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। एक है इतिहास, एक है भूगोल, एक है संविधान, और एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चारों मिलाकर के लगभग 350 घंटे का लेक्चर होगा। एक टॉपिक में 100। अभी लेक्चर चल ही रहा है, लेकिन लगभग 50-50 घंटे तो सब में हो चुके हैं, 50%। और मुझे लगता है कि शायद 100 घंटे हम प्रॉमिस किए हैं लड़कों को अपने ऐप में, लेकिन 100 से कुछ ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। और ऐप में कोई फालतू बात नहीं होता है, केवल पढ़ाई का गप होता है। पूरा 1 घंटा ओनली टॉपिक पे होते हैं हम लोग। तो आप वहाँ जा सकते हैं। 18 तारीख तक उसमें जो है आपको छूट है। अभी मेरे 4 सब्जेक्ट का IS फुल पैकेज में 15,997 चारों सब्जेक्ट मिला करके ये सब्सक्रिप्शन चार्ज है। लेकिन अभी इसमें हम 50% डिस्काउंट दिए हैं, ये 8,000 में अवेलेबल है। कब तक? 18 नवंबर तक बस। जब आप वहां जाएंगे तो ऐसा कोई आपको दिखेगा नहीं ऐप पे।
उसके लिए इन 2 नंबरों में से किसी एक पर कॉल करिएगा। वो जो आपको सलाह देंगे वो टेक्निकल लोग हैं, उस सलाह को फॉलो करिएगा। आज 16 है, कल 17, परसों 18, 3 दिन के लिए है तो पहले से, बट 2 दिन बीत गया। अभी आपके पास मौका है कि जो चीज आप हमसे कम क्वालिटी में ज्यादा दे करके ले रहे हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, हमसे कम क्वालिटी के लोग जो आप ज्यादा पे करके दे रहे हैं वो अभी आपको इतने कम में मिल रहा है। और ये लाभ बार बार नहीं मिलेगा, ये हमने कहा है पिछले में कि ये लास्ट है, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है फाइनेंस इज द फ्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वित्त नहीं होगा, फ्री करने से कुछ नहीं होता है। आपको लग जाएगा कि एक बार कह देते हैं फ्री, लेकिन आपको मालूम है कि उसको रखने के लिए जो स्पेस होता है वो $1000 1 साल का न्यूनतम है जो भरना होता है। मैं तो नहीं उसका हिस्सा हूँ, हमीर है भारत डिजिटल क्लास, मैं तो केवल फैकल्टी के रूप में हूँ, लेकिन हमें उसकी पीड़ा समझ में आती है। मेरे अकेले के लिए उसको, क्योंकि 1 TB तो मेरा इतने ही में हो चुका है स्पेस जो मैं लेक्चर लिया हूँ। 1 TB 50% में ही खत्म हो गया, अभी 50% बाकी है। तो सोचिए जरा, 7-7, 8-8 हज़ार रुपया तो महीना एक लड़का का खाली उसको रखने का चार्ज आ रहा है। कैमरा है, ऐप बनवाया है, हम जो बोलते हैं इसका प्रोसेसिंग जहाँ होता है, अगर सब देखा जाए तो आपके लिए कहना बहुत आसान है कि फ्री करा दीजिए, लेकिन जो आदमी लेकर बैठा है ना उसको पता चलता है। ये मैं इसलिए खुलकर कह रहा हूं कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, वो मैनेजमेंट का पार्ट भारत डिजिटल क्लास का, लेकिन फिर भी पीड़ा सबकी समझनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्या आप जहां बैठते हैं, आप में से कई लोग होंगे जिनका कई प्रकार का दुकान होगा, तो क्या आप वहां फ्री दे देंगे? नहीं हो सकता है। फ्री तो एक तरह से वो मुफ्तखोरी का चीज करते हैं लोग कि आप आके जुड़िए, वो प्रचार का चीज है। तो अब ये 18 के बाद 16,000 ही रहेगा, और हो सकता है कि नवंबर के बाद ये रेट बढ़ जाए, ये भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमीर बताया था ओरिजिनल पैकेज 20,000 का था मेरा 4, हम इससे नीचे में सहमत नहीं थे, क्योंकि एक सब्जेक्ट का अगर तोमर सर जैसे टीचर को 5,000 भी नहीं मिलेगा तो उससे अच्छा है कि वो पढ़ाना नहीं चाहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये 1 दिसंबर से हो सकता है 20,000 हो जाए, और अभी 8,000 में आपको मिल रहा है। 18 तारीख तक आपके पास मौका है, ऐप में दिखे या नहीं दिखे ये आपका नंबर है। और आपको बता देते हैं कि यह एक गुजरात का इकलौता ऐप होगा, एकदम खुलकर बता रहे हैं, इकलौता ऐप होगा जिसका सब्सक्राइबर गुजरात का SDM है। नाम नहीं बताएंगे, गुजरात में SDM है, उसको IS देना है, मेरा ही विद्यार्थी है, ऑफलाइन का था लेकिन छोड़ा नहीं गया, वो सब्सक्राइब किया है। ये इकलौता ऐप है, किसी SDM में ये दम नहीं है किसी दूसरे ऐप में कोई SDM का एडमिशन करा ले। ये इकलौता ऐप है जिसमें मामलतदार भी है सब्सक्राइबर, और ये इकलौता ऐप है जिसमें कि DYSO और STI और नायब मामलतदार तो गिन ही नहीं रहे हैं, 10 होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वाला नौकरी ब्लॉक तो तोमर सर कभी गिनते ही नहीं है, लड़कों को नहीं, पोस्ट को, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, उसका सिलेबस नहीं मैच करता है। लड़का टैलेंटेड नहीं, ये थोड़े कह रहे हैं, इतना तो एक बार ये सिलेबस पढ़ चुका है ना, तब मेरा ऐप लिया है। अब बाकी तो बेचारे वो ऐप पढ़े ही नहीं है, तो उनको तो लेना ही है। तो ध्यान रखिएगा, ये इकलौता ऐप है। और विश्वास एजुकेशन एक इकलौता कोचिंग है, जब तोमर सर क्लास में खड़े होते हैं तो कम से कम उसमें एक जो है, बाकी लोग सेलेक्टेड हो कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, तोमर सर के यहाँ बैठ के पढ़ता है वो। कई पुराने बच्चों से पूछिएगा, 2017 में जो लोग, जितने लोग मामलतदार और ये बने थे, उनमें से कई लोग सिलेक्शन के बाद भी क्लास में बैठकर पढ़े थे। दोस्तों, ये इकलौता क्लास है जहां मामलतदार, और जब मैं दिल्ली में पढ़ाया था ना, तो मैं बताता हूं आपको कि अपने लाइफ में हमने एक रिकॉर्ड बनाया था कि
आईपीएस तक को क्लास में बिठा के पढ़ाए थे पाली में, वो ऑलरेडी आईपीएस हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि चीला चाली है लोग सब कि हम फलाना पास कर गए हैं। अरे जो तुम किए हो ना, उसको लेवल के लोग को तो बिठा के पढ़ाते हैं भाई। कई लोग बोला हमको, सर फलाना 2017 में सेक्शन अफसर है, क्लास लेता है। हम क्या, मेरा 4 विद्यार्थी उसी साल सेक्शन अफसर बना है और उसके बाद भी क्लास में बैठता है। तो ये घमंड की बात नहीं है दोस्तों, क्वालिटी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं होता है अपने से। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल बताए तो अभी ये ऐप अवेलेबल है 8,000 में, मामलतदार साहब एसडीएम साहब 15,000 में लिए हैं, ये भी बता देते हैं। तो आपको मिल रहा है, आप ले लीजिए, और नहीं तो बाद में फिर इसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, जो उच्च अधिकारी हैं वो हमारा ऐप परचेज कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये ऐप कई क्लास वाले ले लें, उनको लाभ मिलेगा, ये टीचरों के लिए भी है। चलिए आगे देखते हैं। तो वैदिक काल, एक घटना बताए, अब आगे बढ़ें क्योंकि सब कुछ बताना है। जैन और बौद्ध पढ़ना है, इसके अलावा पूर्व मौर्य काल में से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर सीधा मौर्य साम्राज्य पढ़ना है। केसी श्रीवास्तव में टिक मार लीजिए ना, इतने पढ़ना है जब ये एग्जाम देना है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, चोल और पल्लव पढ़ना है। इसके अलावा प्राचीन भारत का कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। आरएफओ, हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्ता, चोला, पल्लव, 8। क्लास 1-2 में कम से कम 5 से 6 छूट गया। इसलिए अगर आप आरएफओ का स्पेशल तैयारी करके बन भी जाएंगे और उसके बाद यदि क्लास 1-2 के लिए आएंगे तो आपको फिर से वो 5-6 चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखें। अर्वाचीन भारत, भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन, जो हम लोग पहला चैप्टर ट्रेडिशनली पढ़ते हैं कि पुर्तगाल आया, डच आया, डेनिश आया, स्वीडिश आया, फ्रेंच आया, अंग्रेज आया, वो जो आगमन है वो पूरा पढ़ना है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तरण, एकदम बढ़िया से इसको पढ़ना पड़ता है, ऊपर ऊपर काम नहीं चलेगा। ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसका विस्तार, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए युद्ध, चाहे वो आंग्ल मराठा हो, चाहे वो आंग्ल मैसूर हो, चाहे बंगाल का विजय हो, ये जितने हैं, चाहे रंजीत सिंह के साथ हुआ हो, ये है स्थापना और विस्तरण। और उसमें विभिन्न गवर्नर और गवर्नर जनरल का क्या भूमिका था। अब आइए भारत में 1857 स्वातंत्र संग्राम, यानी बीच में जो आप पढ़ते थे, प्रश्न आ सकते हैं बट चांस कम है। आर्थिक चीज जो है छिपा हुआ है इसमें, पढ़िए बट चांसेस कम है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ता है, लेकिन इसके साथ जब आप पढ़ते हैं आईएएस का तैयारी करते हैं, अकेला वहीं ये सिलेबस है। नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, किसानों का विद्रोह, नील विद्रोह, ये यहाँ नहीं पढ़ना है। इसीलिए जो आईएएस का तैयारी करेगा उसमें सब आ गया। लेकिन आज आप अगर, क्यों एसडीएम साहब पढ़ रहे हैं, मेरे 2014 बैच के वो विद्यार्थी हैं, क्यों मामलतदार पढ़ रही हैं, क्योंकि वो मेरे 2017 बैच की भले पढ़ दिए हैं, उन लोगों को आईएएस देना है। तो ये ऐप तो आईएएस के लिए हमने बनाया है, आईएएस फुल पैकेज नाम रखे हैं। जो उसका लेवल है, एक दिन हम नहीं कहें, बाकी लोग कहते हैं कि जीपीएससी माटे उपयोगी है, आईएएस माटे पन हो सके, पन नहीं हो सके। आईएएस माटे उपयोगी है, जीपीएससी में काम लागी जैसे, ये ध्यान रखिएगा। उसका लेवल आईएएस के परीक्षा का है। और जब उस लेवल को, उसमें हमने इतिहास में उस ऐप में नहीं जो सिलेबस में है जीपीएससी में, आप मत देखिए वो वीडियो अगर आप जीपीएससी दे रहे हैं तो, लेकिन हमने शाक्त धर्म भी पढ़ाया, वैष्णव, भागवत, शैव, पूर्व मौर्य काल अकेला 20 घंटा पढ़ाए हैं उसमें। उसका रीजन यही है कि वो हमने आईएएस का बनाया है कि मेरे गुजरात के बच्चों को गुजराती में आईएएस का चीज़ मिले। पीपीटी ऐसे गुजराती में होता है और हम हिंदी में बोलते हैं। वो पैकेज 8,000 में आपको मिल रहा है, समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं।
19वीं सदी में भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, सीधा सीधा 19वीं सेंचुरी के अंदर जो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चला था वही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। अब गुजरात, हम गुजरात में बोलेंगे। अब भारत की स्वतंत्रता माटे चलवल, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीएससी में। भारत और विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों को जरूर पढ़ना है, क्योंकि उनकी भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। गांधी जी की भूमिका भले बड़ी थी, बट केवल गांधी गांधी करने से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होगा, उनको भी जोड़ना पड़ेगा, तब हम नेशनल मूवमेंट के नेचर को सही से समझ पाएंगे। इसलिए प्रश्न जो है वहां से आता है। भारतना स्वातंत्र सेनानियों न फालो अने भूमिका, और भी कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो उनकी भूमिका को भी पढ़िए। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को भी पढ़िए। केवल गांधी, नेहरू और इतने के बीच में नहीं रहना है, और भी लोगों को पढ़िए। स्वातंत्र पूर्वे अने स्वातंत्रोत्तर भारत में महात्मा गांधी की भूमिका ने प्रदान बिल्कुल केंद्रीय भूमिका में थे, नकारा भी नहीं जा सकता है। गांधी को नकार भी नहीं सकते हैं आप, इसलिए उनको अलग से चैप्टर बना के दिया कि बाकियों को पढ़िए, ये लीजिए गांधी जी एकदम अलग से पढ़िए। महात्मा है हमारे, वो उनकी भूमिका को नकार नहीं सकते, बट केवल उनकी ही भूमिका पढ़ें ऐसा भी नहीं है, क्रांतिकारियों को भी पढ़ना पड़ेगा, तब हमारा अप्रोच मिडिल अप्रोच कहलाएगा। तो क्या देख रहे हैं, स्वातंत्र पूर्वे यानी स्वातंत्रोत्तर भारत में सरदार पटेल की भूमिका ने प्रदान। और पटेल साहब को कैसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं भाई? कभी भी किसी इतिहास में, आज नहीं 500 साल भी के बाद भी अगर कोई पढ़ेगा तो पटेल साहब को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप इतिहास के एक, समझ लीजिए, अगर उनको छोड़ रहे हैं तो एक अध्याय नहीं, एक प्रकरण को छोड़ दे रहे हैं। अध्याय से बड़ा चीज हम कह रहे हैं, आप एक भाग को मिस कर रहे हैं। अगर आप पटेल साहब को नहीं पढ़ रहे हैं, उनके दर्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देख रहे हैं, उनके लिए अलग से लिखा गया है। और आजादी के बाद भारत देश में राज्यों का पुनर्गठन और अगत्यनी घटनाओं, कुछ नया जरूर था पिछली बार से इतिहास में, इसलिए आप लेक्चर को एंजॉय करिए। और लास्ट में ही बताएंगे कितना मेरिट और क्या, और तर्कों से बताएंगे दोस्तों। अब आइए गुजरात का इतिहास। गुजरात ना महत्व ना राजवंशों, यानी एक बार में ध्यान रखिएगा कि नहीं कह रहा है कि खाली जो है चावड़ा वंश पढ़ लीजिए, बाघेला, सभी को पढ़िए। महत्व ना राजवंशों, तो उसमें क्या पढ़ना है? उनका असर और उनका योगदान, उनकी नीतियां, उनका बहिवटी तंत्र, उनका अर्थतंत्र, उनका समाज, उनके समय का धर्म, कला, स्थापत्य, साहित्य। ये नहीं पढ़ना है कि फलाना का विवाह वहाँ से हो रहा था, उनकी पत्नी वहाँ से थी। यहाँ उस राजा का राजनैतिक कैरियर पढ़ने के लिए कह रहा है। गुजरात के इतिहास को नए ढंग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नई प्रश्न पकड़ पाइएगा क्लास 3 वाला स्टाइल में पढ़िएगा। तो अब आइए गुजरात का इतिहास आगे। 1800 स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात की क्या भूमिका थी, ये पढ़ना है। 19वीं सदी में गुजरात में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन कैसे चला, गुजरात के स्वतंत्र सेनानियों की भूमिका, और आज़ादी के बाद जो हमारे यहाँ महागुजरात चलबल चला उसको पढ़ना है। और सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के जो देसी शासक थे, उन्होंने जो सुधारवादी पगला उठाया, उस सुधारवादी स्टेप को आपको पढ़ना है। बोलिए, दोनों के सिलेबस में देख रहे हैं ना, एक का इतना है और एक इतना है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन 5-6 आता है, बाकी क्वेश्चन भारत के इतिहास से आता है। अब आइए सांस्कृतिक वारसों, भारत का सांस्कृतिक वारसों, कला, भारत का स्वरूप, साहित्य, शिल्प ने स्थापत्य और आदिवासी जनजीवन। सिलेबस को पकड़िएगा, नहीं तो बहुत कुछ पढ़ा देंगे लोग आपको कल्चर के नाम पर। गुजरात में भी यही, गुजरात का कला स्वरूप, साहित्य, शिल्प स्थापत्य। यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ना है गुजरात की लोक संस्कृति यानी मौखिक परंपरा, माने जीपीएससी में भी है, महत्व, लाक्षणिकताओं अने असरो। और गुजरात का कला कसब कैसा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में प्रदान, आदिवासी जनजीवन, और गुजरात के तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल।
जीपीएससी में जाके देखिएगा, इससे ज़्यादा सिलेबस है। यहाँ 4 टॉपिक है, जीपीएससी में 10 टॉपिक है, ठीक है ना। तो वहाँ 10 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। भाषा ने बोलियो ये भी है जीपीएससी में, तो वहाँ उससे भी प्रश्न आएंगे। इसलिए जो उसका तैयारी किया उसको आरएफओ के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आइए भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें भारतीय बंधारण, उद्भव, कैसे हमारे बंधारण का उद्भव हुआ, विकास कैसे हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट से आगे, लाक्षणिकता में अब सब कुछ आ गया, कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। फिर आमुख, फिर मूलभूत हक, मूलभूत फर्ज, मार्गदर्शक सिद्धांत, अगत्य न बंधारणी सुधारा, महत्वनी जोगवाइयों અને अंतर्निहित मालखुं सब आ गया। महत्वनी जोगवाइयों, राष्ट्रपति की भूमिका, संघना कार्य અને जवाबदारियों। संसद में देखिए स्पेशल कह रहा है, उसका स्ट्रक्चर पढ़िए, उसका काम पढ़िए, उसका सत्ता पढ़िए और संसद के विशेषाधिकार को पढ़िए। फालतू में नहीं पढ़िए, फंसिए कि इंदिरा गांधी कॉरिडोर में घूम रही थी तो यहाँ पर ये फालतू बक बक करके परेशान किया है लड़का को। सिलेबस क्या कह रहा है, उनका माળખું पढ़िए, स्ट्रक्चर, उनका कार्य पढ़िए, उनका सत्ता पढ़िए, अधिकार पढ़िए, उनके कामों को पढ़िए, सर जो संसद में काम होता है, और विशेषाधिकार को पढ़िए। राज्यपाल की भूमिका पढ़िए, राज्यपाल का काम पढ़िए, विधानमंडल में भी यही 4 पढ़िए, स्ट्रक्चर, कार्य, सत्ता और विशेषाधिकार। बंधारणी संस्थाओं को पढ़ना है। अब स्पेशल कहा, इसमें कहीं आया नहीं था, इसीलिए आपको इसमें स्पेशल है कि आप जो है सीएजी भी पढ़िए, बंधारणी संस्था है, निर्वाचन आयोग भी पढ़िए, चूंटनी पंच बंधारणी संस्था है, यूपीएससी भी पढ़िए, बंधारणी संस्था है, नाना पंच भी पढ़िए, बंधारणी संस्था है, एससी एसटी कमीशन पढ़िए, बंधारणी संस्था, अब तो ओबीसी कमीशन भी पढ़िए, बंधारणी संस्था है। वैधानिक संस्था यानी जिसका नाम बंधारण में नहीं लिखा हुआ है लेकिन संसद के द्वारा पास करने के बाद वो संस्था बना है, उसको कहते हैं वैधानिक संस्था। कोई बात नहीं है, हमारे देश की कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसको संसद के द्वारा पास करने के बाद स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ऐसे चीज़ों को पढ़िए। और नियमनकारी संस्था जिसको केवल कार्यपालिका के आदेश से स्थापित कर दिया गया, नीति पंच, उनको भी पढ़िए। और अर्ध न्यायिक संस्थाओं जैसे लोकपाल वैधानिक संस्था में आ जाएगा, और वैसी संस्था जिसको कि न्याय करने का अधिकार हो, अर्ध न्यायिक, जल न्यायाधिकरण कुछ पढ़ लीजिए, एनजीटी पढ़ लीजिए, अर्ध न्यायिक संस्थाओं। ये आपका राज व्यवस्था था। पंचायती राज का फुल सिलेबस पढ़ना है। जाहिर नीति यानी शासन, सामाजिक न्याय में पढ़ना है। सरकार की पॉलिसी पढ़ना है, इसीलिए यहां पर सरकार का योजना आता है। शासन के ऊपर उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, लिबरलाइजेशन का, ये पढ़ना है। शासन के ऊपर खानगीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, जो आप देख रहे हैं कि सरकार जो है हर एक संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आपको पढ़ना है। और शासन के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, केंद्र सरकार के अगत्य की नीति और कार्यक्रम और राज्य सरकार की अगत्य की नीति और कार्यक्रम। इसलिए यहां पर जो है आपको केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी पढ़ना पड़ता है। अब आइए अधिकार से मुद्दे, मानवाधिकार पढ़ना है, महिलाओं का अधिकार पढ़ना है, अनुसूचित जाति का अधिकार पढ़ना है, अनुसूचित जनजाति का अधिकार पढ़ना है, और बालकों का अधिकार पढ़ना है। भारत की विदेश नीति पढ़नी है आपको, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, महत्व की संस्था यूएनओ, ठीक है ना, या हम जो बनाए हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट, बिन जोड़ान आंदोलन, कई एजेंसियां पढ़नी है, और अनेक संगठन विविध, और उसके जो है स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, हम केवल सिलेबस बोल जाते हैं क्योंकि इसमें हमारी मास्टरी नहीं है, ये हमीर आपको कई बार बताया है। तार्किक અને विश्लेषणात्मक क्षमता, संख्याओनी श्रेणी, संकेत અને उकेल, आकृतियों અને તેના પેટા વિભાગો, વેન आकृति,
घड़ियाल अने कैलेंडर, उम्र संबंधित प्रश्न, सरेराश या मध्यक, मध्यस्थ ने बहुलक, भारित सरेराश, घात ने घातांक, वर्गमूल घनमूल, गुसा लसा, टका, साधु अने चक्रवृद्धि ब्याज, नफो नुकसान, समय कार्य, समय ने अंतर, झड़प ने अंतर, सरल भौमितिक आकृतियों, जत्थो अने सपाटीनो विस्तार, 6 समानांतर बाजू धरावतो घन, सिलिंडर, शंकु आकार, गोलाकार, माहितीनु अर्थघटन, माहितीनु विश्लेषण, माहितीनु पर्याप्तता, संभावना। अब यहां तक जो टिके हैं, अब शुरू करेंगे किस में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। और इसी प्रकार जो मेरा 3 होगा उसमें पेपर 2 के सभी को के बारे में बताएंगे, केवल वन पर्यावरण नहीं बताएंगे। और वो हमारा चौथा सीरीज होगा जिसमें आपको वन और पर्यावरण के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ के बाद अपने परंपरागत बोर्ड पे आ जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में पहले आरएफओ में संभावित मेरिट कितना जा सकता है। आप जानते हैं कि हम ऐसे डायरेक्ट 160 नहीं लिख देंगे, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के शिष्य हैं और भगवान बुद्ध कहे हैं कि किसी भी बात को तर्कों के बिना सिद्ध किए हुए ना तो मानो ना तो स्वीकार करो। लॉजिक होना चाहिए। कुछ हो सकता है मेरे लॉजिक से आप इत्तेफाक नहीं रखिए, लेकिन हम ऐसे ही नहीं कह देंगे। तो सबसे पहले आपको जीपीएससी के जैसा ही 400 मार्क का है। पहले जीपीएससी के 3 साल के मेरिट को देखिए, उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहां पे 2017, 2018, 2019 जीपीएससी, ठीक है। एक जनरल मेल का ले रहे हैं और एक जनरल फीमेल का। ऐसा नहीं कि बाकियों का एनालिसिस नहीं करना है। मेरिट चूंकि आज के समय में लगभग सबका बराबर ही जाता है, इसलिए एक का कंफर्म हो जाए, आप सब भी उसी हिसाब से तैयारी करिए। तो सबसे पहले 400 में से जीपीएससी के जनरल मेल में 113.05 मेरिट गया था। और यहां रखते हैं आरएफओ, आपको अपने पता लग जाएगा कि मेरिट कहां जा सकता है। 20 में ही फॉर्म निकला, इसलिए 20 रखते हैं, कहां जा सकता है। इससे आप स्वयं अंदाज लगाएंगे। ये हमने पूरा एनालिसिस किया है, ये हम ऐसा नहीं कि कहीं से ऐसे ही उठा करके ले आए हैं, पूरा एनालिसिस किए हैं और उसके बाद जो है आपको ये दिखा रहे हैं। और बल्कि अगर देखा जाए तो आरएफओ को और अच्छे से बताने के लिए एक यहां पर पीआई भी ले लीजिए शॉर्ट। 2017-2018 आपको अपने आप आरएफओ का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 113 मेरिट जब गया था तो मेल में लड़के पास किए थे 1882 और फीमेल में जब 82.56 मेरिट गया था तो लड़के पास किए थे, गर्ल्स 886। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिजल्ट कितना दिया जाता है वो बहुत मायने रखता है, पहले वो देखना है। पेपर तो उसी लेवल का होगा। इसमें अगर आप ये कहेंगे कि आर्ट्स का लड़का फॉर्म नहीं भरता है, भरेगा, तो मेरिट में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन पीटी में नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इंजीनियर आज जो है वो एक इंटरनेशनल वर्ग हो गया है, तलाटी से लेकर आईएएस तक का फॉर्म भरता है।
तो वो जीपीएससी में था ही, उस बड़े वर्ग को एग्जाम देने के लिए मिल ही रहा है। तो उसमें से जो क्लास 1-2 का तैयारी कर रहा है वो भी तो एग्जाम देने आएगा। इस चीज को समझिएगा। डॉक्टर साहब को कहा जीपीएससी की आप छोड़िए, आप अभी कोरोना में लग जाइए। तो ध्यान रखिएगा। तो आर्ट्स का एक बड़ा वर्ग, अगर इंजीनियर नहीं होता ना, केवल बीएससी मैथ, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी ये होता तो एक हम नई दिशा में जा सकते थे। लेकिन हमसे कई लोग प्रश्न पूछे हैं कि हम कंप्यूटर किए हैं, बीसीए एमसीए हो सकते हैं। तो भाई आप अपने डिग्री में देखिए कि क्या लिख के दिया है। आप अगर साइंस फैकल्टी से हैं, अगर आपके डिग्री में लिखा है, लिखेगा ना बीएससी साइंस से आपको स्नातक मिला है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स से मिला है, मान लीजिए बीसीए की है और आपको अगर कॉमर्स दे दिया हो लिख करके एक एग्जाम्पल, तो नहीं भर सकते हैं। इसलिए साइंस होना चाहिए, और उसमें भी सब्जेक्ट लिख कर दिया है कि आपको यही सब्जेक्ट है, नहीं लिख कर दिया है कि आप बीसीए वाला एग्जाम दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से इंजीनियर को बाहर निकाल दिया जाता तो मेरिट का कुछ और जाता, बट यही स्ट्रीम के लोग एग्जाम दे रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ये 200 सीट होता तो उनके बाद ये जो नीचे नए तैयारी करने वाले लोग होते साइंस वाले, ऐसा नहीं कि साइंस वाला जीपीएससी नहीं दे रहा है, संख्या कम है उनका, तब मेरिट कुछ और होता है। इसलिए बड़े वर्ग को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। अब आइए 120 जो मेरिट गया, हम लोग कहते हैं कि मेरिट बढ़ा था, उसमें कई कारणों के अलावा एक कारण क्या देखे, कम से कम 200 लड़के कम पास किए जनरल के। आप जरा गिन के देखिए तो, अरे 100 लड़का एक नंबर पे तो होगा, तो 113 वाला 115 16 तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर 17 में भी अगर 800 रिजल्ट 1672 दे देते तो 115 हो जाता। इसलिए 2-3 नंबर तो सीट के कटने से भी कटा है, और 2-3 नंबर लड़कों को पैटर्न समझ में आया, सिलेबस समझ में आया, ठीक ना, इस कारण से हुआ। 2019 में 139 मेरिट चला गया। इसका एक बड़ा कारण देख लीजिए, सीट कम पड़ गया, सॉरी 755 और कम पड़ गया सीट, 755। नौ 7 16 900 रिजल्ट कट गया जनरल मेल का। एक नंबर पे अगर 100 लड़का मान लीजिएगा ना, तो 9 नंबर तो ऐसे ही बढ़ गया, 120 से 129 तो ऐसे ही हो गया। कोई कार्य छोड़ दीजिए। अब लड़के के पास 2 पेपर आया, 17 और 18, उस बीच में DYSO भी आया। लड़के पेपर देखे, उनको समझ में आया कि क्या पढ़ना है। पेपर को 2 घंटे से 3 घंटे किया गया, उससे लड़कों को थोड़ा सा और सोचने का मौका मिला है। कई फैक्टर होते हैं दोस्तों, लेकिन अभी हम एक फैक्टर को ध्यान में रख रहे हैं। देखिए कैसे सीटों की संख्या कम पड़ने से मेरिट जंप करता है। गर्ल्स 90.15, 705, देख लीजिए। 100 सीट अगर गर्ल्स में कमा, तो गर्ल्स में तो संख्या कम है फॉर्म भरने वालों का, तो यहाँ 100 लड़की नहीं होगी एक नंबर पे, यहाँ 25 लड़की होगी, 30 लड़की होगी, तो 3 मार्क तो ऐसे ही बढ़ गया 85। अब फिर उनको भी सिलेबस समझ में आया, पेपर समझ में आया। अब आइए, ये अचानक 119.96 कैसे फ्लक्चुएट हुआ, तो एक बार में देख लीजिए, ये अचानक आपका 400 सीट कम हो गया प्रीलिम्स में, 400 गर्ल्स कम पास की। तो अगर 30 मार्क पर अभी गिने थे तो 14 नंबर 15 नंबर तो ऐसे ही फ्लक्चुएट हो गया। 90 में जोड़िए 14 नंबर, 104 105 तो
उस पैमाने पर ही हो गया। बाकी जो पढ़ाई की, जो उनको नए गाइडेंस मिले, जो उनको नया कुछ बुक्स मिला, कुछ लोग गुजराती के किताब को छोड़कर हिंदी अंग्रेजी के किताब में गए कुछ नया खोजने के लिए, कई फैक्टर था। उस बीच में DYSO और STI का प्रीलिम्स का भी पेपर आया, PI भी आया, उससे भी कुछ अनुभव मिला, कई कारण थे। तो ये जो है ये कारण है। टोटल रिजल्ट यहाँ 6035 था, यहाँ 4997 था और 4211 था। क्या देख रहे हैं, 100 लड़के के श्रिंक होने पर 1 नंबर तो नॉर्मली बढ़ जाता है। अब आइए PI में 300 मार्क का होता है, इसलिए परसेंटेज वहीं घूम रहा है। देखिए कैसे, 108.06 300 में, तो लगभग देखिएगा 3 तिया 9, 1 3 6 18, 36%। इससे थोड़ा सा ज्यादा गया, क्यों? सीट कम है। यहां जनरल कैटेगरी के लड़के 802 ही सेलेक्ट हुए, 1000 लड़का कम हो गया। देख लीजिए मेरिट फ्लक्चुएट कर गया। 400 पे ये 120 और 4 6 24, 400 पे ये 140 पार कर गया। ठीक तो है, ये देख लीजिए। इसीलिए समझा रहे हैं कि बढ़िया से तर्क करिएगा। ये देखिए 755 पे 139 आया, ये 802 है, इसको 300 में रेशियो निकाल के देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मेरिट उसी हिसाब से जा रहा है। अब आइए ये 129.35, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43%। 400 का 43 गिनिए, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 172 400 में। क्यों? 345 लड़के ही पास किए। ठीक तो है। आप इसमें से 500 लड़के को और घटा दीजिए, देख लीजिए कि ये अब मेरिट जो है 158-60 ऐसे ही हो जाता है। यही फिगर आएगा आपको RFO में। इसीलिए कह रहे हैं कि पहुंचना है 160, नहीं तो नहीं होगा RFO। गर्ल्स 67.08, 403 गर्ल्स पास की थी, इनसे आधी है। तब ये 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 22% है। 400 का 22% निकाल के देखिए, वही 80-88 के आसपास आ रहा है, जबकि यहां गर्ल्स का संख्या कम हो। 93.81, 160 गर्ल्स पास किए। आप जरा सोचिएगा, 18 को ट्रेंड में लीजिए, 60 सीट होने पर यह स्थिति है मेरिट का, तो इस बार 40 वाला में क्या होगा? ये मेरिट 300 में 150 पहुंचेगा और ये मेरिट 300 में 120 पहुंचेगा। क्योंकि देख रहे हैं ना, 60 में 345 का ही मिला जनरल मेल को, तो 40 में तो ये 200 लड़के मैक्सिमम पास करेंगे ना। अरे 40 को गुना कर लीजिए ना। 60 सीट पर टोटल रिजल्ट 2212 दिया था और 2681 था इसमें, उसमें 120 या 100 के आसपास था। तो क्या कहते हैं, 2600-2200 वो EWS को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि नहीं तो मेरिट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहां भी उम्मीद करिए कि 40 सीट में 1700-1800 रिजल्ट आएगा, क्योंकि फिजिकल में भी लोग बाहर हो जाएंगे ना। तो 1700-1800 अगर यहां रिजल्ट आया, 500 रिजल्ट कम हो गया, तो देखिए 2200 में 345 सीट आया जनरल के हाथ में, जनरल मेल। तो 1700-1800 में तो 200 ही ना आएगा उनके हाथ में। चलिए ये हो गया। 2681 में 800, उसमें EWS नहीं था, तो 2681 में से 800 आया जनरल मेल के हाथ में। ठीक तो है।
और 403 महिला, 8 4 1200, लगभग 50%। 3 और 4 दिख रहे हैं, ये इस तरह से आया। अब इस पर अंदाज लगाना है, हम कंफर्म वाला बात कर रहे हैं। अब इसमें अपना सीट है 51 या 50, मत करिएगा उसमें आगे पीछे। चलिए कंफर्म में बता देते हैं, 51 सीट लिखा है और कहा है कि 15 गुना हम इसका रिजल्ट देंगे। तो 51 गुना 15, 15 का है 15, 76, 765 लड़के इसमें टोटल पास करेंगे जब क्या कहते हैं 15 गुना रिजल्ट देगा। अब हमें ऐसा लगता है कि एडजस्ट करना पड़ेगा ना मेरिट को, तो ऐसे तो यहां 765 रख देंगे और उसका आधा यानी 350 और 33, 383 ये जनरल मेल को जाएगा और 383 का 1/3 फीमेल में चला जाएगा। तो लगभग 130 और माइनस कर लीजिए, 250-53 सीट मेल के हाथ में आएगा जनरल मेल। और जो संख्या बढ़ेगा, अब 253 में से फिर 10% माइनस कर लीजिए, यानी 200 सीट के आसपास जनरल मेल के हाथ में आएगा 1000 में से। बाकी वो सीटों को एडजस्ट करने के लिए करना भी पड़ता है कि मेरिट ऐसा ना हो कि ओबीसी का ही ऊपर चला जाए और ईडब्ल्यूएस का ही। उस केस में उनके वर्ग में हो सकता है कि प्रीलिम्स में कुछ रिजल्ट ज़्यादा दे दें। तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि 200 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 250 इस बीच में मेल का मार्क्स हो सकता है, ये संख्या हो सकता है, इतने लड़के पास कर सकते हैं। और फीमेल जो है वो 765 में हमको जो अंदाज लग रहा है जनरल फीमेल कि 765 का आधा 350 और 66 का 33, 383 उसका 1/3, 100 और 83 का 1/3 कर लीजिए, 25 26 27 127 140 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 130 के आसपास 140 के आसपास फीमेल पास करेगी जनरल में। अब इसमें जोड़िए फैक्टर कि ये बढ़ोतरी प्लस बच्चों ने पढ़ाई किया वो बढ़ोतरी, लॉकडाउन का कल ही मेरी काजी सर के साथ बातचीत हो रही थी, इस परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा मेरिट पे, उल्टा मेरिट बढ़ेगा। क्योंकि जो लड़के ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं, STI दिए थे नहीं हुआ, DYSO दिए थे नहीं हुआ, और ये क्लास 2 है तो इसमें हो सकता है वो लोग भी फॉर्म भरें, तो वो तो एक बार पढ़ चुके, उनको कोचिंग का क्या जरूरत है, कोचिंग चले या नहीं चले। इसलिए क्लास 3 पे असर पड़ सकता है, कौन वाला, जो गौण सेवा आयोग लेगा। इस 1-2 पे कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। तो उस फैक्टर को छोड़ दीजिए, उल्टा लड़का पढ़ा है मेरिट बढ़ेगा। तो अब जरा सोचिएगा, 300 में 345 जनरल के पेपर तो इसी लेवल का होना है, ज़्यादा से ज़्यादा PI लेवल का। तो 300 में अगर 130 चला गया मेरिट, 129, 3 चौक 12, 3 तियाना 43%, 345 लड़के के पास करने पे, तो इसको कैसे नहीं माना जाए कि ये 45% नहीं जाए। 400 का पेपर है, 400 का 45% एक बार निकाल के देखिए, 4 चौक 16, 160, 4 पंचे 20, 180, ठीक ना। और सुनिएगा, ये सब हम लोग कैलकुलेशन कहाँ से बताते हैं, यूपीएससी में भी IFS वाला जो एग्ज़ाम होता है, PT दोनों का एक ही होता है। IFS का मेरिट ऊपर जाता है क्योंकि उसमें सीट कम होता है।
समझ गया ना? इसलिए हम लोग एक के अंदाज पे नहीं बोल रहे हैं, हम लोग उसको भी देख के रीड किए, वो हम आपको खुलासा इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत सारे गिद्ध बैठे हुए हैं जो उसके बाद शुरू हो जाएंगे। भाई कुछ मेहनत करो तो सुनिएगा। तो उस आधार पर ये 180 दिखता है न्यूनतम। ठीक, अब सुनिएगा, प्लस लड़कों ने पढ़ाई किया, ठीक ना, तो 20 नंबर और बढ़ा 200। लेकिन वन एवं पर्यावरण 20 नंबर नीचे ला देगा, फिर से 180। आर्ट्स के लड़के नहीं हैं, एक बड़ा वर्ग जो तैयारी करता, केवल और केवल इंजीनियर साहब ही हैं जो फाइट दे पाएंगे, और साइंस के कुछ लड़के, तो 2, 4, 5 नंबर नीचे। इसलिए 180 प्लस का नारा है आज। पेपर देखने के बाद तो टोटल बता देंगे। जिसको 10 जुलाई को कंफर्म होना है कि मैं 10 अप्रैल को कि मैं पीटी पास कर रहा हूं, उसका मार्क्स लमसम 200 होना चाहिए। 180 प्लस का नारा है, माइनस का कोई नारा नहीं है इसमें। ठीक है, अब आइए गर्ल्स, लगभग इतना ही है। तो 300 में 93 31% होता है, 400 में 93 31%, 4 तिया 12, 123 तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक ना, 123 तो ऐसे ही हो रहा है। 303 में 119 था, देख रहे हैं ना, 123 तो ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि इसमें भी इंजीनियर लड़की देगी एग्जाम, वो तैयारी कर रही है। तो अगर हमसे पूछिएगा प्लस यहां सीट और कम हो गया, 30-40 और कम हो गया, तो 125-130 तो ऐसे ही दिख रहा है। तो हमसे अगर पूछिएगा तो हम 140 प्लस का नारा देंगे गर्ल्स के लिए। अब जनरल मेल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी यहां तक तो इक्वल जा रहा है, सब लोग अपना सोच लेना है। जनरल फीमेल, ओबीसी, एससी सब लोगों को ये सोच लेना है। एसटी में 10 नंबर कम, 15 नंबर कम, अरे बहुत 20 नंबर कम, यानी 100 प्लस तो उनको भी हर हाल में जाना ही पड़ेगा। ये था आंकड़ा। जनरल नहीं कहिए, मेल बॉयज के लिए नारा है, मेल के लिए नारा है 180 प्लस, फीमेल के लिए नारा है 140 प्लस। वही 10 अप्रैल को सोच पाइएगा कि यस मेरा प्रीलिम्स हो गया। तर्कों के साथ समझा दिए, उसमें सब फैक्टर गिन दिए कि पर्यावरण के कारण मेरिट गिर सकता है, तो लड़का पढ़ा था तो उठ सकता है, ठीक ना, आर्ट्स वाला नहीं है, नया साइंस वाला जुड़ा तो मेरिट गिर सकता है, तो इंजीनियर मेरिट उठा सकता है। सब मिला करके आप अगर गिनिएगा तो मेरिट यहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक अनऑफिशियल स्टार जोड़ के जा रहे हैं, इसको अनऑफिशियल में गिनिएगा कि ये जो नए महानतम टीचर सब आए हैं, अगर उनका नहीं पढ़िएगा तो जो महानतम सब बुक है, अगर वही पढ़ते रह गए तो मेरिट गिरेगा ही, फिर तो उनके हिसाब से नीचे आएगा। इसलिए ऑथेंटिक पढ़िएगा तो मेरिट इससे भी ऊपर लेके जा सकते हैं। गर्व होगा कि यस गुजरात अब कहाँ जा रहा है, देखो। आने तो वही जो है ढाक के 3 पात होके रह जाएंगे हम लोग। आप सोच करके देखिए कि 113 में जो लड़का पीटी निकालेगा उसमें से कितने बच्चे आईएएस निकाल सकते हैं। जरा सोच के देखिएगा, जहां मेरिट आईएएस के प्रश्न पे 50% जा रहा है लमसम, 200 में 98, 200 में 100, उसके पेपर का लेवल देख लीजिए। यहां 400 में 113 जा रहा है, ये कितना फाइट करेंगे। तो इसलिए मैं तो हमेशा, मेरा तो ध्यान आईएएस पे होता है, गुजरात का लड़का उसको क्रैक करे। वहां जाना है तो अच्छा किताब पढ़िए, और ये जो 2-4 गो पास फेल वाला लड़का घूमता है उसको कहिए जाके नौकरी करो भाई,
तुम्हारा काम खत्म हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य कोचिंग नहीं खोला था, सचिन तेंदुलकर कोचिंग नहीं खोला है। पास कर लेने से ये 113 ना आया होगा, ध्यान दीजिएगा, 139 ना आया होगा। इसलिए मार्क्स से टीचिंग का तुलना नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और आज हर लोग सिलेक्शन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे 2006 में बिना गुजराती आते हुए पीटी निकाल दिए थे हम, जीपीएससी का जब लड़का एक हमको चैलेंज किया था। आज भी रखे हैं, एडमिट कार्ड आपको दिखा देंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं ना, बिना गुजराती जाने प्रीलिम्स निकाल दिए थे। गुजराती लिखना नहीं आता था इसलिए मेंस नहीं देने गए। तो क्या अचीवमेंट बोले आपके सामने, ये कोई पैमाना नहीं है। टीचिंग का मतलब है कि आप किस प्रकार के ऑथेंटिक्स बुक्स को पढ़ के रिसर्च करके बच्चों को पढ़ाने आए। एक पार्ट मेरा पूरा हो गया। अब किस सेक्शन से कितने प्रश्न आ सकते हैं, जरा उस पर चर्चा करें। अब एनालिसिस नहीं करेंगे, आप मेरे एनालिसिस को समझ चुके हैं। अब सीधा GS1 कितने आ सकते हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं। मेरे पास सभी परीक्षा का प्रश्न का एनालिसिस है कि 2017 में इतिहास में से 57 क्वेश्चन पूछा गया था जीपीएससी में, 18 में 38, 19 में फिर से 56, यानी 55 का रेशियो इतिहास से है। इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि पेपर 1 में बदलाव नहीं होगा, बदलाव 2 में होगा। इंडियन हिस्ट्री से 49 पूछा था, यानी भारत का इतिहास मेरा पढ़ते हैं, मेरा खास करके 50 क्वेश्चन पकड़ाएगा, 50 है। गुजरात के इतिहास से 8, 7 और 6 क्रमशः पूछा है, 10 प्रश्न रहेगा मैक्सिमम। तो उस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो GS1 के RFO में मेरा मानना है कि हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेंगे औसतन, जिनमें से 56 क्वेश्चन होंगे, तो 55 मानिए, यानी 50 से 55 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से आ सकते हैं, हिस्ट्री से आ सकते हैं, 50 से 55, जिसमें से इंडियन हिस्ट्री से मान के चलिएगा जो आप पढ़ रहे हैं, और उसमें भी प्राचीन भारत से 15-17 प्रश्न होता है, मात्र 7-8 चैप्टर है। इंडियन हिस्ट्री से 40 to 45 अगर यहां गया तो, और गुजरात के इतिहास से 10, 180 पहुंचना है। और 50 मार्क को इग्नोर कर देंगे, खाली करंट पढ़ने लगेंगे तो नहीं पास करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आइए सेकेंड, सांस्कृतिक वारसों, कल्चर। हमें लगता है 40 से 45 प्रश्न कल्चर से रहेगा, जिसमें भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर से 10 से 15 प्रश्न हो सकता है, और गुजरात के कल्चर से 30 से 35 प्रश्न होगा। इसका मतलब कि अगर कोई लड़का इंडियन हिस्ट्री छोड़ा तो 40 गया, और गुजरात का कल्चर छोड़ा तो 30 गया, 70 मार्क खत्म, जहां कहीं करंट नहीं है। देखिएगा, बार बार कहेगा क्या पूछ देता है, अरे तो तुम नहीं पढ़ा पा रहे हो तो ना क्या पूछ देता है, रिसर्च करके पढ़ाओ, क्यों नहीं क्वेश्चन पकड़ाएगा। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा, करंट है। अब आइए पॉलिटी। मेरा मानना है कि पॉलिटी से हमें ऐसा लगता है 50 से 55 प्रश्न आएगा, यानी अगर बंधारण मिस कर गए, या अगर ऐसे गिनिए कि ये 3 अगर आपका अच्छा हो गया तो 120 पहुंच गए हैं आप। अरे प्लस माइनस करके 90 तो होगा, आधा दूरी तय कर जाएंगे आप। और हमें लगता है कि मैथ रीजनिंग से
45 से 50 होगा। मतलब यहाँ 55 हो गया तो ये 45 हो सकता है, यहाँ 50 रहा तो 50। ये चारों का चारों ट्रेडिशनल है। और आरएफओ में सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्यों नहीं मैथ रीजनिंग कर सकते हैं ये बताइए। मेरिट इसलिए भी थोड़ा डर लग रहा है, समझ गए ना। उसमें तो ये होता था कि आर्ट्स वाला लड़का मैथ रीजनिंग नहीं बनाता था, वो बाकियों में अच्छा कर जाए, इसीलिए बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये खाली साइंस बैकग्राउंड के लड़के हैं, बायोलॉजी वाला संभल के दे दीजिएगा, उनको यहाँ मेहनत करना है। पेपर 1 में अगर लड़का ठीक से तैयारी करे ना 110 ला सकता है, 120 तक जा सकता है प्लस माइनस करके। अब आइए पेपर 2, और इसमें इंडियन हिस्ट्री बेहतरीन हमने तैयार किया है अपने ऐप में, पॉलिटी बेहतरीन तैयार किया है, ये 2 आपको मिल जाएगा। अब आइए GS2 आरएफओ में, यहां बदलाव होगा, इकोनॉमिक्स। ये हमें लगता है इकोनॉमिक्स इसमें 40 से लेकर के 45 के बीच होना चाहिए। ज्योग्राफी, 1 मिनट, यहां हम समझौता नहीं कर सकते हैं, ये हमें लग रहा है 45 से 50 होना चाहिए। ज्योग्राफी जो है ये बदलेगा, क्योंकि पर्यावरण के कई चैप्टर ज्योग्राफी से मिलते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और ये सब। तो इसलिए अगर दोनों को मिक्स नहीं करिए, कहीं एक जगह रख लीजिए तो बात अलग है, लेकिन जो पर्यावरण के सिलेबस में है तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस साल तो हम वहीं रखेंगे उसको, भूगोल में नहीं रखेंगे। तो वैसे प्रश्नों को यदि हटा दीजिएगा तो ये 25 से 30 बनेगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का एक बड़ा पार्ट पर्यावरण में चला जाएगा। वो टीचर लड़ने लगेगा कि अइया थी छे, अइया थी छे। अब आइए साइंस एंड टेक, इसमें जो पर्यावरण आता था अब तक वो तो वहीं चला जाएगा, वो तो फुल सिलेबस इसी के अंदर आ गया। तो अब साइंस टेक 20 से 25 हो सकता है न्यूनतम। तो अगर ये बढ़ा तो ये घट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 5 5 10 70 20 90 हुआ है। हम ये सब में से करंट बिल्कुल नहीं गिन रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, केवल इकोनॉमिक्स में गिने हैं। अब आइए पर्यावरण और वन, इस बार 40 यही होगा से 50, क्योंकि इसका सिलेबस यहां से ये 10 क्वेश्चन लेगा, यहां से ये 5 से 10 क्वेश्चन लेगा 20, और उसका अपना तो 20 आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि करंट आ जाएगा इसमें तो 50 के आसपास होगा। और करंट यदि सबको देते हुए बढ़िएगा तब तो 30 5 35 हटा दीजिए तो ये 20 रहेगा, ठीक है ना, 170। और अगर इसको यहां जोड़ दीजिए तो 35 और, यानी तब करंट 55 रहेगा। यही है आपका आंकड़ा। यानी पेपर 2 में वन एवं पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। विथ करंट ये 55-60 क्वेश्चन भी जा सकता है, विदाउट करंट 30 तो मिनिमम, क्योंकि भूगोल के वही बोल रहे हैं अभी भी, वो होगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का सवाल, लेकिन उस समय लोग व्याख्या करने लगेंगे कि पर्यावरण से, क्लाइमेट चेंज होगा कहेगा पर्यावरण से, भूगोल से है कुछ लोग कहेगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मिट्टी फॉरेस्ट का कह रहा है पढ़ रहे हैं, वो मिट्टी जमीन भारत के भूगोल में पढ़ते हैं, कुछ लोग कहेगा कि इसमें, कुछ कहेगा फिजिकल ज्योग्राफी में। इसलिए जो पर्यावरण का कोर सिलेबस है अगर उसको बढ़िया से निकाल लिया जाए पढ़ने के लिए तो एक बड़ा गेम चेंज हो सकता है आरएफओ में। और पेपर 1 पूरी तरह से
जैसा पहले था वैसा ही रह सकता है। और आप समझ रहे होंगे कि जब तोमर सर किसी चीज़ पर वेटेज दे रहे हैं तो उस पर तोमर सर बहुत भयानक तैयार करके बैठे हैं, बहुत भयानक। आने दीजिए, देखिएगा, एक एक बिंदु दिमाग का खोल देंगे आपको। अकेले तोमर सर के बस की बात नहीं है भाई, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि तोमर सर दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वहां पढ़े हैं। तोमर सर का कई स्टूडेंट हैं आज के डेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विभाग में प्रोफेसर है। आईएएस का इंटरव्यू तक पहुंचा था, उसको पढ़ाए हैं। पर्यावरण में पीएचडी किया है वो लड़का। हम जो सिक्किम घूमने गए थे, सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, राकेश रंजन जी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, मित्र भी हैं। अब तो भाई प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उनको ही सिलेबस भेज के मंगाए हैं और व्याख्या की है, करेंगे आपके सामने। क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट का विषय था, एक स्पेशलिस्ट से सलाह लिए और उसके बाद आपके सामने आ रहे हैं। जेआरएफ पाते थे वो अपने समय में पर्यावरण इन्वायरमेंटल साइंस में। राकेश जी पीएचडी किए हैं जेएनयू से और अभी क्या कहते हैं सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तोमर सर को नाम बताने में देर नहीं लगता अगर किसी से सर सहयोग लेते हैं तो। आज अगर मेरे जगह पे कोई और होता, अरे हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, अरे भाई नहीं होता है, स्पेशलिस्ट से सलाह लिया जाता है। और वैसे प्रकार के तोमर सर हमेशा कहते हैं कि बिना बैकग्राउंड प्लस नहीं बात करना चाहिए। इसीलिए हम समझा रहे हैं कि क्यों पढ़ा रहे हो भाई, अगर इंजीनियर हो तो इकोनॉमिक्स। रमेश सिंह का किताब, रमेश भैया वाला किताब पढ़ करके पढ़ा रहे हो, रमेश भैया को इकोनॉमिक्स आता है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन उनका किताब पढ़ के तुम जो पढ़ाने खड़े हो गए हो, अपना बैकग्राउंड देखे हो। डॉक्टर होकर के पॉलिटिकल साइंस ये पॉलिटी पढ़ाने आ गए हो। लक्ष्मीकांत जानकार हो सकते हैं, लेकिन उनकी किताब ही केवल तुम पढ़े हो ना, रिसर्च क्या किए हो उस पर यार। यही मेरा हमेशा विरोध रहता है। तो बड़ा बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। कहो कि हम क्लास 3 के लायक के फैकल्टी हैं, कोई बात नहीं, हम पास किए हैं। अरे यार तुम्हारे जैसा 48 रिजल्ट एक साल में देते थे 2012 में आईएएस में, जब दिल्ली में थे तो 40+ सिलेक्शन पाली से खाली मेरे यहाँ से होता था। तुम्हारा गिनती क्या है जी, लेकिन क्या करिएगा। इसीलिए मैं केवल छात्रों से बात करता हूँ, वैसे लोगों से नहीं। भेष बदल बदल के हमसे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे यहाँ से कितना पास किया। अरे बता देंगे नहीं तो दब जाओगे जितना लोग पास किया है, लेकिन वो मेरा नेचर नहीं है इसलिए नहीं बताते हैं। ये चिट्ठी आज लिखवाते हो किसी से, कब का लिखवा के क्रॉनिकल में रख दिए हैं, ये ध्यान रखना। ये सब बात छोड़ दो, तो वो सब जो है नहीं काम लगता है। ये नए लड़कों को बरगलाओ नहीं, दम है तो आ करके बोलो, क्लास लो अगर दम है तो पब्लिकली, और तब बात करो कि कितना जानते हो। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, उनसे कोई लेना देना नहीं है। कई लोग कहते हैं दूसरे का लकीर छोटा मत करिए। मैं लकीर छोटा क्यों करने जाऊंगा? आपको आंख खोल रहा हूं, आपका आंख खोल रहा हूं कि आप जो है उस चीज को पहचानिए और अच्छे चीज में पढ़िए। किसी की लकीर वो मेरे बराबर में थोड़े है ज्ञान में कि हम उसके साथ लकीर का हरीफाई करेंगे। 13 साल जो आदमी दिल्ली में पढ़ाया हो वो थोड़े यहाँ हरीफाई करेगा किसी के साथ। लेकिन आप नहीं बरगलाइए। इसलिए कहीं भी कोई आदमी एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लेके जीपीएससी पढ़ाने लगा है और आईएएस पढ़ाने लगा है। अरे भाई अपने गिरेबान में झांको कि क्या आप उसके लायक हो, आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से, चंद गाइडों को पढ़ करके पढ़ाने आ गए हो। मेरी व्यथा ये है दोस्तों, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा। हम जानते हैं कि आज आप कमेंट बहुत करिएगा, कुछ लोग नेगेटिव भी करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने तो मस्त हैं, झोला उठा के चल देंगे कहीं भी, कहीं जा खड़े हो जाएंगे, अपने को मैंने अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पेपर 2 और वन पर्यावरण सबसे लास्ट में, कि पहले लोग या तो दे दें ताकि पता चल जाए कि क्या आता है, या नहीं तो देखिए कि वो कितना दिन वेट कर रहा है दूसरे का, ताकि आपको पता चले। तो चलिए मिलते हैं
अगले क्लास में जय हिंद जय भारत।